नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। अब चुनाव बीतने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आज से बढ़ा दी गई और ये बढ़ोतरी तब हुई जब बिल्कुल उसी स्क्रिप्ट के तहत काम हुआ है जिस स्क्रिप्ट की आशंका जताई जा रही थी। यानी प्रधानमंत्री जब सारे रोड शो और रैलियां करने के बाद जब यहां से विदेश यात्रा पर निकलेंगे तभी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी और वैसा ही हुआ। प्रधानमंत्री इधर निकल रहे हैं यूएई और यूरोपियन देशों की यात्रा पर और इधर डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। डीजल और पेट्रोल में सीधे 3-3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है प्रति लीटर और सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है 2 रुपए की। तो ये सारी बढ़ोतरी, उसके एक दिन पहले ही दूध के दाम बढ़ गए हैं। यानी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब होता है कि तमाम चीज़ों की महंगाई, जो वस्तुएं हैं, कमोडिटीज़ हैं, उन सब की कीमतों में अब बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। और इससे ये बेतहाशा वृद्धि कहाँ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक इस मामले में सरकार खामोश थी और ये कहा जा रहा था कि जैसे ही चुनाव बीतेंगे, चुनाव खत्म होंगे राज्यों के, वैसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। तो आखिरकार वो बढ़ोतरी कर दी गई है। लेकिन इधर एक बड़ी खबर ये भी आ रही है और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा है कि प्रधानमंत्री क्यों कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसका एक बड़ा एविडेंस ये मिला है कि अमेरिका में वहां पर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो अडानी के खिलाफ जो तमाम धोखाधड़ी के केस चल रहे थे उन केसों में उनको अब बरी कर देगा। यानी उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। और कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का ये कहना है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि एक डील की गई है अडानी को बचाने के लिए और भारत के साथ जो अमेरिका की ट्रेड डील यानी व्यापार डील हुई है, व्यापार समझौता हुआ है जिसमें भारत के हितों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है, ये इसी वजह से हुआ है कि उसमें अडानी के लिए सरकार ने समझौता कर लिया। क्या है मामला, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का ये 15 मई का ही मौका, 15 मई की ही तारीख क्यों चुनी गई, ये भी बड़ी दिलचस्प है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये दिलचस्प तारीख इसलिए चुनी गई है और तारीख और समय की भी बात है समीर जी कि जब प्रधानमंत्री हवाई जहाज पर चढ़ लिए उसके बाद घोषणा आई कि वही दाम जो बढ़ गए। यानी कि ऐसा ना कोई लोग झंडे लेकर प्रधानमंत्री के आगे पहुंच जाएं कि दाम कम करो, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने जाएं। तो प्रधानमंत्री जब उड़ लिए, अच्छा उसका जो प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों को कह गए हैं कि आप लोग पैदल चलो, साइकिल से चलो, स्कूटर से चलो। आज हम देख रहे हैं सम्राट चौधरी भी पैदल गए हैं विधानसभा सचिवालय या विधानसभा जहाँ भी हैं। और जिनको पैदल चलने में दिक्कत होती है, जिनके पैरों में दिक्कत है, साइकिल नहीं चला सकते, वो मोटरसाइकिलों से जा रहे हैं, तेल बचा रहे हैं मोटरसाइकिलों से जाकर। लेकिन साथ में जो है वो काफिला जो है सुरक्षा काफी बढ़ रहा है। तो यानी ये नौटंकियां जो हैं अच्छे तरीके से चल रही हैं। लेकिन समीर जी, जो प्रधानमंत्री का विजुअल जारी किया गया विदेश जाने का, तो कैमरा ऐसे सेट किया गया कि गाड़ियाँ 2 ही दिखें उनको उस पर छोड़ने के लिए कि 2 ही गाड़ियों से जा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये दिखाया गया। तो अब ये अमलेंदु जी, अब 2 गाड़ियों का आपने जिक्र किया, तो 2 गाड़ियों के काफिले ने तमाम ऐसे जो ट्वीट करने वाले लोग हैं उनका काम बढ़ा दिया है। वो सारे 4 बार दिन में ट्वीट कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता। अरे प्रधानमंत्री तो खुद ही अपनी सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं। उनको लोगों को इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है। ये चिंता या तो प्रधानमंत्री करें या तो उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज करें। लेकिन प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, तो ऐसा करके उन्होंने बहुत सारे लोगों का काम बढ़ा दिया। बेचारों को 2-4 ट्वीट इसलिए भी करना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ऐसे ही काम बढ़ाते रहते हैं। और मैं देख रहा था कि वो कॉमेडियन हैं, वो कह रहे थे, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, तो वो कह रहे थे कि भाई देश बचाने का काम हम करेंगे, मोदी जी तो वोट डलवाने का काम करेंगे। तो देश हम बचाएं, वोट मोदी जी डलवा लेंगे। तो ये है बहरहाल, मोदी जी जो करते हैं वो करते हैं। लेकिन समीर जी, ये बताया जा रहा था कि ये अभी रुका गया है। एक तो पहले राहुल गांधी ने 29 अप्रैल को ही ट्वीट कर दिया था कि तेल के दाम बढ़ेंगे, तो कुछ दिन रोका गया ताकि राहुल गांधी को गलत साबित किया जा सके कि भाई देखो चुनाव खत्म होते ही हमने नहीं बढ़ाए। तो अब इसका इंतजाम किया। फिर सारे मुख्यमंत्रियों की शपथ हो गई बीजेपी के और प्रधानमंत्री उड़ लिए विदेश के लिए। तब जो है बढ़ाने की ये घोषणा की गई। अभी और भी बढ़ाए जाएंगे।
अभी नापा गया है कि 3 रुपए बढ़ाकर जो है कितना जनता में उबाल आता है। अमलेंदु जी कि केवल कोलकाता और मतलब पश्चिम बंगाल और असम में शपथ ग्रहण में जितना पेट्रोल और डीजल और जो एविएशन फ्यूल होता है जितना बहा दिया गया, उसमें तो ये सारे मंत्री नेता साल भर का इस्तेमाल कर लेते। बिल्कुल साल भर का समय इस्तेमाल कर लेते, और जितना उड़ाया गया उतने में आप समझिए कि कितने ट्रेनों का काम चल जाता उसका ईंधन का। तो ये सब किया गया। अच्छा, प्रधानमंत्री का जहाज उड़ता है, तमाम मुख्यमंत्रियों के जहाज उड़ रहे थे गुवाहाटी से लेके कोलकाता तक, तो वो पानी से उड़ रहे थे क्या? तो ये जिस तरीके से उसकी बर्बादी की गई, ये सब सामने आया। इसको लेकर जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम देखते हैं। बहुत छोटा सा ट्वीट है, बहुत शॉर्ट में उन्होंने लिखा है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी है। और जाहिर सी बात है कि पहले ही वो कह चुके थे कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जैसे ही चुनाव बीतेगा, तो सही काम अमलेंदु जी ने कि 2-4 दिन टाल दिया गया, हफ्ता भर करीब, लेकिन बढ़ा तो दिया ही और ठीक ठाक उसका दाम बढ़ाया गया। 1 रुपए 50 पैसे पहले इस तरह से दाम बढ़ा करते थे। लिख रहे हैं राहुल गांधी की गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी। 3 रुपए का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये जो एक बड़ी एक मशहूर शब्दावली नहीं कि आंकड़े अनंतिम है। तो ये आंकड़े जो है वो अनंतिम है, अभी बहुत सारे आंकड़े आने हैं। हाँ, प्रथम दृष्टया आंकड़े हैं ये बाद में बढ़ते रहेंगे। ये चुनाव आयोग के आंकड़ों की तरीके से हैं कि मालूम पड़ता है कि शाम को जो है वो 60% मतदान हुआ है, और 10 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि वो 80% हो गया। तो इसी तरीके से, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कहें, अब पैटर्न बदल लिया चुनाव आयोग ने, अब सीधे वो 95% कर देता है। पश्चिम बंगाल में आपने देखा नहीं? अब बार बार बढ़ाने की अब जरूरत नहीं पड़ी उसको। हाँ, ये जहमत भी नहीं उठानी पड़ी। लेकिन चूंकि मोदी जी हैं तो धीरे धीरे कदम उठाते हैं, लंबी सोच रखते हैं, दूरदर्शी सोच है। तो दूरदर्शी सोच के तहत अभी उन्होंने थोड़ा थोड़ा कम लगाया है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर कहा है कि महंगाई मैन मोदी ने फिर से जनता पर हंटर चलाया है। उस कांग्रेस ने भी एक ट्वीट किया है। कांग्रेस का भी ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है। और कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया गया, वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। तो ये टैग लाइन दी है और नाम बड़ा अच्छा दिया है कि महंगाई मैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये महंगाई जो मैन जो है ये दिया गया है, और ये समझा जा सकता है समीर जी कि ये जो नाम दिया है महंगाई मैन मोदी का कहर, हालांकि पहले से उनको ये नाम दिया जा रहा है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से महंगाई पे जो इसी तरीके से जनता पर वार करते रहते हैं। अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई जो आज कच्चे दाम की कीमतें हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उस समय कच्चे दाल की कीमत, कच्चे तेल की कीमतें इससे ज्यादा थी। अभी 106 के आसपास है, उस समय 140 से ऊपर थी। तब भी हमको पेट्रोल जो था वो 60 रुपए लीटर मिल रहा था। आज जबकि कीमतें उससे कम है इस क्राइसिस के बावजूद, उसके बाद हमको जो है वो 99 रुपये और 94 रुपये जाकर मिल रहा है तेल। तो आखिर ये पैसा गया कहाँ? फिर आपने जो पैसा कूटा रूस से सस्ता तेल लेकर, वो सस्ता तेल लेने के बाद आपने जो है किस तरीके से जनता को उसका फायदा नहीं दिया, और अब आप जो है जनता के ऊपर कहरे जा रहे हैं। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और चुनाव तुरंत खत्म होने के बाद ये बढ़ोतरी जब की गई है तो बहुत सारे सवाल उठेंगे। और चूंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी सीधे तौर पर हर चीज पर, हर एक कमोडिटी पर वो महंगाई को अपने आप बढ़ाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सब चीज की बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है कि चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए हों, चाहे वो सामान को, सब्जियां हैं, फल हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हर चीज की कीमत अब बढ़नी तय है। और इसको लेकर क्या कह रहे हैं आरजेडी सांसद मनोज झा, एक बार उनको भी सुनते हैं कि ये महंगाई जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई और चुनाव के बाद ही क्यों बढ़ाई गई, इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है मनोज झा ने। जो लोग इस तरह की आलोचना कर रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है लोक संवेदनाओं से, एक पैसा नहीं, एक पैसा नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि इस देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत नुकसान कर जाएगा। मैं तो चाहता हूं 12 महीने चुनाव हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। अगर चुनाव ना हुए होते तो ये कब का कर चुके होते। वो तो मैं थैंक यू, मैं वेरी मच बोलूं कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को। चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल पेट्रोल डीजल, ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है।
इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपका क्या टेक है इससे? नहीं, हम लगातार इस बात को कह रहे हैं। हमने तो सदन चलने के दौरान कहा था, अपना आर्काइव देखिएगा, तब कहते थे कि पैनिक करवा रहे हैं ये लोग। आज कौन पैनिक कर रहा है? आज कौन बता रहा है तेल कम खाओ? मैंने तो लिखा थोड़े विनोद के तरीके से कि प्रधानमंत्री जी को एक रोजगार सृजन का भी अवसर है। वो तेल निरीक्षक दस्ता बना दे मोहल्ले मोहल्ले में, जो कि जाके घरों में तेल देखे कि खाने में कितना देशभक्ति के हिसाब से तेल है या देशभक्ति डाइल्यूट हो रही है तेल में। क्या बात है? जो सबसे बड़ा आहत वर्ग है, मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग, वो सरकार की चिंताओं। तो धन्यवाद दे रहे हैं मनोज झा अमलेदु जी सरकार को कि उसने 11 दिन की मोहलत दे दी हम लोगों को, यानी 11 दिन का फायदा करा दिया और तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई। यानी ये वही है कि ऐसी स्थिति सरकार ला दे कि लोग जीने को ही सरकार की कृपा समझने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये परिस्थितियाँ बना ही दी गई हैं। मतलब जीना, अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो भी मोदी जी को थैंक यू मोदी जी बोलिए। आपने देखा नहीं कोरोना काल में 50 लाख से ज़्यादा लोग मर गए, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि अगर आप जिंदा हैं तो मोदी जी को थैंक यू बोलिए। मतलब जिंदा बच गए तो मोदी जी को थैंक यू बोलिए, वरना 50 लाख में आपका भी 50 लाख एक नाम आपका भी हो सकता था। तो ये बताने की कोशिश की गई। बहरहाल जो जिस तरीके से चल रहा है सब देखा जा रहा है, लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि मोदी जी ने देश की जनता के साथ जो किया है वो एक क्रूर और बेरहम शासक ही कर सकता है, ये बात कही जा रही है। और सीपीआई के सांसद हैं पी संतोष कुमार, वो भी कह रहे हैं कि ये एक बेरहम सरकार है। बिल्कुल, क्यों बेरहम सरकार है, सुन लेते हैं पी संतोष कुमार को, सीपीआई के सांसद हैं, क्या कह रहे हैं। After the announcement made by the Prime Minister in Telangana, it was very clear that all prices, oil prices, LPG going to be hiked. And we were expecting the same. And now no more elections in this year. All the 5 states elections are over. Now, hereafter no elections. Till next elections, announcement of the next elections, we can expect these kind of announcements. Merciless governments without any idea to control or handle the economy. Now, Prime Minister has declared certain austerity measures of no use, because if the number of vehicles in his convoy is reduced, it's not a big thing. The country's economy is in very bad shape, and I am fearful of further hike. This is the first stage of hike only. It costs 100 rupees. Now, in the coming days, saying this or that, the prices are going to be hiked. So we need a very strong protest throughout the country. And in the name of Middle East crisis, government can't do this. And these companies never reduced price when situation was in favor of them. So whenever there is a chance, they increase. But whenever there is a chance to decrease, they are not doing it. तो कह रहे हैं पी संतोष कुमार कि प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया था कि तेल और एलपीजी की कीमतें बढ़ने वाली हैं, और हमें भी यही उम्मीद थी। 5 राज्यों के चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। ये एक बेरहम सरकार है जिसे अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का कोई अंदाजा ही नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने की घोषणा की है जिनका कोई फायदा नहीं है। उनके काफिले में गाड़ियों की संख्या कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बुरे हाल में है और मुझे डर है कि कीमतें अभी और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान का जो संकट है, वहां पर मध्य पूर्व का संकट है, वो अभी बना हुआ है। आशंकाएं बनी हुई है कि अभी एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ सकता है। नहीं भी छिड़ता है तो वहां पर तो जो आवाजाही है टैंकर्स की, वो तो पहले से ही बंद है। तो ये स्थितियां अभी और गंभीर होने वाली हैं, और उसको लेकर ही पी संतोष कुमार कह रहे हैं कि कीमतें अभी और भी बढ़ सकती हैं। ये तो अभी, और वही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि ये तो अभी एक झटका है, अभी किस्तों में कई झटके आने बाकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, अभी किस्तों में कई झटके आना बाकी हैं।
और ये पहला झटका है। यही बात पी संतोष कुमार कह रहे हैं, यही बात राहुल गांधी कह रहे हैं और पूरा देश भी यही बात कह रहा है। लेकिन समीर जी, यह महत्वपूर्ण बात पी संतोष कुमार कह रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का इस सरकार को कोई अंदाजा ही नहीं है। और समीर जी, ये तेल के जो दाम बढ़े हैं, ये कोई इस वजह से नहीं बढ़ गए हैं कि साहब युद्ध की वजह से इसका कोई असर पड़ा है। युद्ध तो भाई चल रहा है 29 फरवरी से, तो बढ़ाना तब से आप बढ़ा देते। ये आप अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, आपने गड्ढे में ले आकर अर्थव्यवस्था डाल दी है। ये उसका नतीजा है कि एक विफल प्रधानमंत्री जो है वो देश के ऊपर किस तरीके से जुल्म कर रहा है, एक विफल सरकार जो है वो देश की जनता के ऊपर किस तरीके से जुल्म कर रही है, ये सामने आ रहा है। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है, जो हमने भी समीर जी बात कही कि भाई रूस से जब सस्ता तेल खरीदा जा रहा था उस समय आप क्या कर रहे थे, उस समय आपने जनता को इसका फायदा क्यों नहीं दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद पहला जो उनका भाषण था लाल किले की प्राचीर से, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं तो भाई नसीब वाला प्रधानमंत्री हूँ, मेरे नसीब से मेरे बनते ही कम हो गए उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम, तो मैंने कम कर दिए। तो भाई आप नसीब वाले प्रधानमंत्री हैं तो क्रूड ऑयल के दाम आपने तब कम कर दिए थे, तो जब अभी आपने कम कीमत पे खरीदा तब देश की जनता को क्यों नहीं दिया आपने। आप नसीब वाले प्रधानमंत्री हैं, तब तो उसका फायदा कंपनियों को तब कंपनी को मिल रहा है, अंबानी को मिल रहा है। और अंबानी यहाँ से फायदा लेकर जो है रिफाइनरी लगाएगा अमेरिका में। तो ये देशभक्ति जो है मोदी जी की और यही देशभक्ति अंबानी की, वो सामने आ रही है निकलकर। जी बिल्कुल। और इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, कई सवाल पूछे हैं सरकार से कि क्या कर रही है सरकार। और वही बात उन्होंने भी कहा है कि जब सरकार के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने का और महंगाई को कंट्रोल करने का, जब मन जैसे मन वो जनता के ऊपर महंगाई की मार डालते रहते हैं, भार डालते रहते हैं। हाँ, कंपनियों को फायदा पहुंचाने की हर संभव कोशिश होती रहती है। देखते हैं क्या लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ट्वीट में। उन्होंने लिखा है कि देश की जनता को यह समझना होगा कि इस समय इंटरनेशनल फ्यूल क्राइसिस के साथ साथ भारत में आर्थिक संकट की बड़ी वजह मोदी सरकार में लीडरशिप क्राइसिस, दूरदर्शी सोच का अभाव है और इनकॉम्पिटेंसी कूट कूट कर भरी है। यह क्राइसिस मोदी गवर्नमेंट मेड क्राइसिस है, जिसका खामियाजा देश की जनता को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर अपनी जेब से भरना पड़ रहा है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो पूरे देश में महंगाई का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। उद्योगों से लेकर घरेलू बजट और किसानों तक सब पर बुरा असर पड़ता है। जब वेस्ट एशिया वॉर शुरू हुई तो देश को बताया गया कि सब चंगा सी और कांग्रेस पार्टी के सवालों को नकारा गया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्टा अमेरिकी परमिशन और अलाउ के चलते हमारी सॉवरेनिटी को गिरवी रखा गया। चुनाव के दौरान मोदी सरकार ऐसे बर्ताव करती है कि सब सामान्य है और केंद्र सरकार का काम केवल राज्यों में चुनाव लड़ना है। जब जब क्राइसिस बढ़ रही है तो मोदी जी वर्क फ्रॉम होम और फ्यूल बचाने का झुंझुना बजाने लगे। हमारे दो सवाल, नंबर एक, मार्च में जो रूसी तेल खरीदने का 30 दिन का वेवर दिया था, यानी छूट दी थी, जिसमें अमेरिका ने अलाउ और परमिशन जैसे अपमानजनक शब्द लिखे थे, खबरों के अनुसार अब भारत सरकार उस वेवर का एक्सटेंशन चाहती है। सवाल है कि मोदी जी ने देश को परमिशन मांगने की स्थिति में क्यों पहुंचा दिया है। क्या यह सच नहीं है कि जब अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम कम थे तब मोदी सरकार ने आम जनता को कोई राहत नहीं दी, उल्टा सेंट्रल टैक्सेस से 10 सालों में 43 लाख करोड़ रुपए कमाए। तो अब जनता पर महंगाई का बोझ क्यों लादा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अमेरिका की परमिशन और अलाउ, ये सारे शब्द हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूज किए हैं, आप उनकी परमिशन से ये तय कर रहे हैं कि हमको किससे तेल खरीदना है और किससे नहीं खरीदना है। रूस से आपको सस्ता तेल मिल रहा है लेकिन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा है, अमेरिका परमिशन नहीं दे रहा है, तो आप वहां से तेल खरीदना बंद कर देते हैं। और बाद में आप महंगा तेल खरीदने की जब परमिशन मिलती है तो आप वहां से खरीदना शुरू कर देते हैं। मतलब तो ये तो हद दर्जे की एक बेईमानी अपनी जनता से। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, हद दर्जे की बेईमानी जनता से है और कोई इस पे कोई शर्म लिहाज भी नहीं है कि किस तरीके से आप जनता के साथ बेईमानी कर रहे हैं। अच्छे दिन का आपने वायदा किया और अच्छे दिन जो है वो किस तरीके से आए हैं ये है। समीर जी, केवल इसके ही दाम नहीं बढ़े हैं, अब कल दूध के भी दाम बढ़ गए। दूध के दाम बढ़ गए, उससे पहले वो ये एलपीजी गैस के, जो खासतौर से कॉमर्शियल गैस और छोटे छोटे 5 सिलेंडर 5 किलो वाले जो छोटू सिलेंडर कहा जाता है, जिसको गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, वो उसके दाम बढ़ा दिए गए। तो
अभी और महंगाई के झटके लगने हैं समीर जी। अभी तो बसों के किराए बढ़ेंगे, रेल के किराए बढ़ेंगे, हवाई जहाज के किराए बढ़ ही चुके हैं और बढ़ेंगे। तो यानी आप किसी तरीके से चल नहीं सकते कि आप इस सरकार के रहमो करम पे आपको डाल दिया गया है। तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं समीर जी। लेकिन इसको लेकर सीपीआई के नेता हैं हन्नान मोल्ला, किसान नेता भी हैं, वो कह रहे हैं कि ये किसी के लिए हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे, लोगों की इसकी उम्मीद नहीं थी। यानी तो सुन लेते हैं जी। हन्नान मोल्ला है और क्या किसान नेता भी हैं, सीपीआई के सांसद हैं, सीपीएम के सांसद हैं, और क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर? There's nothing surprising for anybody in India. Only people didn't think that Achhe Din will come so early. They thought at least 47, the deadline, but only in 26 it has arrived. So this is the arrival to the Achhe Din of Modi government. तो कह रहे 21 साल पहले ही आ गए अच्छे दिन। वो तो 2047 का वादा कर रहे हैं, हालांकि ये तो घोषणा 2014 में ही हो गई कि अच्छे दिन आ गए। आपको याद होगा पहला नारा प्रधानमंत्री ने यही लगवाया था अपने लोगों से, चूंकि चुनाव के दौरान यही नारा था। इसी नारे के बल पर चुनाव जीत कर आए थे कि अच्छे दिन आएंगे, और चुनाव जीतने के बाद घोषणा कर दी गई कि अच्छे दिन आ गए। हाँ, वो तो जुमला था, ये भी कह दिया। हाँ, जुमला था, ये भी कह दिया। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हन्नान मोल्ला। वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को उम्मीद नहीं थी कि अच्छे दिन इतनी जल्दी आ जाएंगे। उन्हें लगा था कि इसकी समय सीमा 2047 होगी, चूंकि प्रधानमंत्री कर रहे हैं विकसित भारत की बात 2047 में। 2022 तक तो किसानों की आमदनी दुगनी करवा चुके, अब 2047 में विकसित भारत बना रहे हैं। तो उनका कहना यही कि भाई उम्मीद थी कि 2047 तक जो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये तो 2026 में ही आ गए। क्या यही मोदी सरकार के अच्छे दिन हैं? ये सवाल पूछ रहे हैं सीपीआईएम के नेता हन्नान मोल्ला। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई क्या यही जो है वो अच्छे दिन हैं जो आपने कहा था, ये अच्छे दिन आ गए हैं? ये समझा बिल्कुल, ये समझा जा सकता है। और अब अच्छे दिन यानी चुनाव के बाद 3-3 रुपए डीजल पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि तमाम चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और कैसे किस तरीके से इसको लेकर रहे, यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे थे। जो मनोज झा ने कहा कि हम लोग ये चिंता पहले से जता रहे थे कि तेल की क्राइसिस हो रही है, सरकार हमारी क्या कर रही है, संसद का सत्र चल रहा था, उस दौरान भी हम इस पर बात करना चाह रहे थे, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने विपक्ष को पूरी तरीके से इग्नोर किया, जैसा हमेशा वो करती है। और अब पूरी महंगाई की मार पड़ रही है, और प्रधानमंत्री जनता के सामने बार बार चिंता जता रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति आ गई है। आखिर चुनाव के पहले ये स्थिति क्यों नहीं आई? आप 7 पॉइंट का लोगों से एक अपील जारी कर रहे हैं कि अब आप ये करिए, वो करिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। तंज जरूर था, लेकिन उसमें कितनी गंभीर बात थी अमलेंदु जी, कि अब आप घर घर एक इंस्पेक्टर नियुक्त कर दीजिए और जांच करे कि कौन राष्ट्रभक्ति के मुताबिक तेल खर्च कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये इस पे भी राष्ट्रभक्ति जो है वो तय होनी चाहिए कि कौन देशभक्त देशद्रोही है और कौन नहीं है। घर घर में जाकर चेक करो सबकी कढ़ाई और सबके डिब्बे करो कि इसके पास कितना तेल है। समीर, लगता है कि ये जो बातें व्यंग में कही जाती हैं मोदी जी उसको सच भी साबित कर देते हैं। ये भी हो सकता है राशनिंग हो जाए तेल खरीदने पर भी, ये भी हो सकता है स्थितियाँ। चूंकि जिस तरीके से खराब हो रही है स्थितियाँ देश की, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कितनी खराब स्थितियाँ। एक तो देखिए समीर जी, जो पेट्रोल है उसमें मिलाया जा रहा है एथेनॉल 20% वही, और जो खाद्य तेल है उसमें मिलाया जा रहा है पाम ऑयल। तो ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देश जो है खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं DK शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो कहा था कि घंटी बजाओ दिया जलाओ, तो मैं तेल का इस्तेमाल कैसे कम कर सकता हूँ? कोविड के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं इसे कैसे रोक सकता हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना कैसे बंद कर दूँ? तो ये DK शिव कुमार कह रहे हैं। तो बड़ी व्यावहारिक बातें, सही बात है। अभी ये तो आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को एक ऐसी चीज में उलझाने के लिए कर रहे हैं कि ताकि जो जरूरी मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटका रहे। अब 2 विजुअल चल जाएगा कि सम्राट चौधरी 100 मीटर पैदल चल रहे हैं, कोई मुख्यमंत्री पैदल चल रहा है, तो कोई मुख्यमंत्री या तो फिर वो ठान ले कि वो पैदल ही चलेगा और 10-5 दिन
दिन वो चाहे जहां जा रहा हो पैदल जा रहा हो। लेकिन ये सब चीजें एक बेमतलब की बातें होती हैं, इनसे कहीं कोई पेट्रोल डीजल नहीं बचने वाला है। इनसे पेट्रोल डीजल को बचाने के लिए, उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनानी होती है। एक दिन में आप घोषणा कर दीजिए और अगले दिन से वो चीजें लागू हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। ये तो यही होता है कि आप एक दिन घोषणा कर दीजिए, अगले दिन से जब कीमतें बढ़ानी होती हैं, जो आपने किया है। वही बात कह रहे हैं डीके शिव कुमार। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं कि कैसे ये सारी बातें कितनी अव्यावहारिक है। Petrol and diesel ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Burden after the LPG. So how do you look at that? Mr. Modi has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. That is why, like COVID, what he said, ring the bell, lift the lamp and all is just giving. It is not possible. How to consume oil in my house, how can I stop it? How can I stop vehicle? You ask all the central minister, today he may reduce his security with 2 vehicles. Okay, fine. Let all others do in the entire country. No one should travel outside. How can it be there? It is their pleasure, their earning, they do. Sir, yes, sir. It is very much unfortunate. See, gold, for everyone, one small chain is needed. Mangalya Sara is needed. How can they stop Mangalya Sara? It is not fair. Sir, SIR तो कह रहे हैं डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक के डिप्टी सीएम है, कि ये सारी चीजें कैसे संभव है। और बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं अमलेंदु जी कि मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नाकाम रहे हैं। भले ही अब वो अपने को बताते हो विश्व गुरु, लेकिन सीधे सीधे ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नाकाम रहे हैं, वे चीजों को ठीक से संभाल नहीं पाए। कोविड के दौरान उन्होंने कहा था घंटी बजाओ, दिया जलाओ, मैं तेल का इस्तेमाल कम कैसे कर सकता हूं, मैं इसे कैसे रोक सकता हूं, मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना कैसे बंद कर सकता हूं। आप सभी केंद्रीय मंत्रियों से कह सकते हैं कि अपनी सुरक्षा कम कर लें, ठीक है, मान लिया, बाकी सब भी ऐसा ही करें, लेकिन किसी को भी देश से बाहर यात्रा नहीं करनी चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? ये उनकी कमाई है, ये उनकी मर्जी है, आप उसको क्यों और कैसे रोक सकते हैं? जिसकी जब क्षमता होगी वो करेगा। हाँ, आप अपने मंत्रियों को और अपने विधायकों को, आप अपनी पार्टी के नेताओं को आप कह दीजिए, हाँ, तब जरूर एक बड़ी बचत की जा सकती है। कि आप उनको कहिए कि आप लगाम लगा दीजिए, जिनके 10 गाड़ियों 20 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं, सीधे उनसे कहिए कि आप एक गाड़ी लेकर चलिए। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ठीक बात है कि जब अगर आप, लेकिन अगर कह देंगे तो कोई नहीं मानेगा अमलेंदु जी। अब एक बात सोशल मीडिया पे भी कही जा रही कि बहुत दिन से प्रधानमंत्री ने लोगों को कोई टास्क नहीं दिया था कोविड के दौरान। जैसे वो कोविड के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए हर 10-5 दिन पे एक टास्क दे देते थे। ये भी चेक करना था उनको कि देखें हम टास्क दे रहे हैं तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं, मतलब एक चीज आया, वो टेस्ट बैलून जो है वो छोड़ के उन्होंने देखा कि अभी भी जो है मोदी जी कहें कि कुएं में कूद जाओ तो लोग कुएं में कूद रहे कि नहीं कूद रहे, लेकिन हुआ उल्टा। मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदो, लोगों ने पेल के सोना खरीद लिया। बिल्कुल, तो ये हो रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि गाड़ियों से यात्रा मत करो, तो अब उसका भी देखा जाएगा क्या है। लेकिन समीर जी, कांग्रेस ने इसको लेकर एक बहुत तगड़ा हमला जो है वो बोला है और कहा है कि एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर का खमियाजा पूरा देश भुगत रहा है, शर्मनाक। कांग्रेस ने ट्वीट किया, वो हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ट्वीट कि क्यों इस कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर क्यों कह रहे हैं। ताज़ा तरीन जो मामला है, जो शुरू में हम लोगों ने चर्चा की, और आप देखें कांग्रेस पार्टी ने क्या लिखा हुआ है कि मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी का अमेरिका के सामने जो समर्पण किया, उसकी कीमत पूरा देश पेट्रोल, डीजल, गैस की भारी किल्लत से चुका रहा है। पहले मोदी सरकार ने अमेरिका के कहने पर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद किया, फिर युद्ध के बीच में अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की छूट दी, जो 16 मई को खत्म हो रही है। अब एक बार फिर मोदी सरकार बजाय खुद देशहित में निर्णय लेने के ट्रंप के आगे गिड़गिड़ा रही है, रूस से तेल खरीदने की इजाजत मांग रही है। जो निर्णय हमारा होना चाहिए था, उसकी इजाजत एक तीसरे देश से मांगी जा रही है। इससे ज्यादा देश की संप्रभुता और स्वाधीनता का क्या मखौल होगा। एप्स्टीन फाइल और अडानी की वजह से मोदी भारत के मान सम्मान का सौदा कर रहे हैं। हम किस देश से तेल लेंगे, ये तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत का फैसला भारत लेगा, हम भारत के लोग लेंगे, न कि व्हाइट हाउस में बैठा कोई अमेरिकी। एक कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है, शर्मनाक। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है।
और अडानी का जो मामला है उस पर भी बात करेंगे कि कैसे उनको वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो न्याय विभाग है उसने कैसे उनको बड़ी राहत दी है, उनके खिलाफ तमाम जो धोखाधड़ी और फ्रॉड के केस चल रहे थे उनको कैसे वो खत्म करने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का आरोप है कि यही तो डील हुई थी और जिसकी वजह से भारत के व्यापारिक हितों को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब आप देखिए अमलेंदु जी, चीन गए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके साथ, उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ किस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं और आप अपनी तुलना करते हैं चीन से। हाँ, आप अपनी तुलना चीन से करते हैं और शी जिनपिंग जो हैं रिसीव करने भी नहीं पहुंचे और कह दिया कि ये मरता हुआ राष्ट्र अमेरिका जी। और उस पर सफाई देनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। तो सोशल पे लंबी पोस्ट लिख कर, यानी ये हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि शी जिनपिंग के सामने कहें और कह रहे हैं कि मैं शी जिनपिंग से संबंधित डील नहीं की। ये गए थे वही करने के लिए, इतना भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल लेकर गए थे, एलॉन मस्क और पता नहीं किसको, अपने परिवार के भी तमाम लोगों को लेकर गए थे, लेकिन नहीं की। हाँ, नहीं की और तमाम व्यापारियों को लेकर गए थे, उसके बाद नहीं की। और ये जो कह दिया कि भाई एक मरता हुआ राष्ट्र जो है समीर जी, इसके कहने के बाद और ट्रंप साहब को जो है अपनी सफाई देनी पड़ रही है कि भाई ये जो है बहुत, उन्होंने जो कहा वो बाइडेन के समय के लिए कहा और मैं उनसे सहमत हूं, यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि मरता हुआ राष्ट्र अमेरिका है। फिर कह रहे हैं 16 महीने में उभर गया अमेरिका। तो शी जिनपिंग को तो आपने सही कर दिया, साबित कर दिया ना, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि शी जिनपिंग के सामने बोलने की। यहाँ जो है वो बताया था कि कैसे कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर, वो कंप्रोमाइज क्यों है, ये बात समीर जी उठ रही है। जी बिल्कुल, कि कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है, और कॉम्प्रोमाइज्ड है इसलिए है कि ये बार बार अमेरिका के दबाव में देश के जो हित में नहीं है ऐसे फैसले ले रहे हैं प्रधानमंत्री। इसको लेकर कितनी संसद में कितना विवाद हुआ, संसद में इस पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन प्रधानमंत्री वहां कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं। और अब जब देश से बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, तो यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। कांग्रेस पार्टी का वो ट्वीट भी देखते हैं जिसमें लिखा है कि कैसे अडानी का, राहुल गांधी का ट्वीट है जिसको कांग्रेस ने रीट्वीट किया है, और क्या कुछ उसमें लिखा है कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अब वो उनका फ्रॉड के जो मामले चल रहे थे उसको बंद करने की तैयारी की जा रही है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड प्राइम मिनिस्टर ने ट्रेड डील नहीं, अडानी की रिहाई का सौदा किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख रहे हैं राहुल गांधी की कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील नहीं बल्कि अडानी की रिहाई का सौदा किया। और समीर जी, ये राहुल गांधी जो लिख रहे हैं ये इसीलिए लिख रहे हैं कि जो खबर आई है और वो खबर बहुत ज़्यादा गंभीर है। और खबर ये इतनी ज़्यादा गंभीर है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसको अडानी के जो नए वकील हैं उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है कि आप जो उनके केस ख़त्म कर दीजिए, उसके बदले में अडानी अमेरिका में अपने कारोबार करेंगे और उससे अमेरिकियों को नौकरियां दी जाएंगी। ये जो है खबर है, इसको लेकर कांग्रेस ने भी समीर जी इसको लेकर बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस का एक ट्वीट है, वो देखते हैं। कांग्रेस का ट्वीट है कि कांग्रेस पार्टी ने उससे उन खबरों को, जो ब्लूमबर्ग की खबर है, रिपोर्ट है ये, और उसको टैग करते हुए लिखा है कि अमेरिका में अडानी पर चल रहा फ्रॉड का केस बंद हो जाएगा। अब साफ है कि मोदी ने अमेरिका के साथ एक तरफा डील इसलिए की ताकि अडानी को राहत मिल सके। यही वजह है कि मोदी अमेरिका के आगे खुलकर बोल नहीं पाते हैं। ट्रंप जितना कहते हैं मोदी उतना ही करते हैं। मोदी पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड है। और यह बात अमलेंदु जी, राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि यह डील इसलिए हो रही है कि वहां जो तमाम केस अडानी के खिलाफ चल रहे हैं उनको बंद करवाने के लिए प्रधानमंत्री इतने परेशान हैं। और इसलिए परेशान है क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट पर, हर एक स्टेप पर उनकी भी भूमिका है। और यहां तक कि अपने शपथ ग्रहण में ट्रंप नहीं बुलाते हैं तो बिना बुलाए वहां चले जाते हैं, बिल्कुल उनसे मिलने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। और बेइज्जती भी ट्रंप कर देता है कि मुझसे कहा कि ट्रंप सर क्या मैं आ सकता हूं। जी हाँ, मतलब इतना ज़्यादा अगर कहा जाए तो आप समझ सकते हैं कि समीर जी कितनी बुरी परिस्थितियां हैं। इसको देखा जा सकता है। इस समय कांग्रेस के नेता हैं सुरजेवाला, रणदीप सिंह सुरजेवाला समीर जी, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ भी हम लोग देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी पर कर रहे होंगे, जो दाम बढ़े हैं। लेते हैं हाँ रणदीप सुरजेवाला को कि क्या कह रहे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 19 रुपया 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई 15 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर। यानी हर बार आप जब तेल डलवाएंगे स्कूटर में, ऑटो में, मोपेड में, कार में, ट्रक में, जीप में, तो 19 रुपया 70 पैसे मोदी जी के पास चला जाता था और 15 रुपया 50 पैसे
डीजल का उनके पास चला जाता था, बीजेपी सरकार के पास। मोदी सरकार ने 2014 से 25 के बीच में 21 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक्साइज ड्यूटी बदली, जिनमें से 12 बार वो बढ़ाई और बहुत कम की। 27 मार्च 2026 को, पांचवां पहलू, मोदी सरकार ने यह कहा कि हम पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपया से घटाकर 10 रुपया कर रहे हैं। ये 2 महीने 1.5 महीना पहले की बात है। और डीजल पर 10 रुपया से 0 कर रहे हैं। हम सब बड़े खुश हुए। पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गए कि भैया 3 रुपया तो एक्साइज ड्यूटी कम हो गई, तो पेट्रोल 3 रुपया सस्ता हो जाएगा। और डीजल तो हम बड़े खुश होकर गए, गांव वाले जो हैं ट्रैक्टर लेकर अपने अपने लाइन लेकर पहुंच गए कि भाई 10 रुपया डीजल सस्ता हो जाएगा। वहां जाकर पता चला कि 1 पैसा भी सस्ता नहीं हुआ, क्योंकि इसका सारा फायदा किसको मिला? 4 पब्लिक सेक्टर कंपनीज को, 1 रिलायंस को, 1 नायरा एनर्जी को। ये सारा पैसा उनकी जेब में चला गया। आपको कुछ नहीं मिला, देशवासियों को कुछ नहीं मिला। छठा, जो हर बार जब चुनाव खत्म होता है तो हर बार मोदी जी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाते हैं। अब की बार राहुल जी ने भी कहा, और ये वो प्रेस विज्ञप्ति है जो एआईसीसी ने जारी की थी 27 मार्च को। मैंने कहा था कि जी चुनाव जिस दिन खत्म होगा उसके 15 दिन के अंदर ये बढ़ाएंगे। ये बोलते रहे आपको, आप भी छापते रहे, दिखाते रहे। नो, पेट्रोल मंत्री ने कहा, हेडलाइन न्यूज चल रही थी चैनल्स पे कि कोई पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ेगी। सारे अखबारों की हेडलाइन, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, गृह मंत्री ने कहा। अब हम कह रहे थे, राहुल गांधी जी कह रहे थे। ये इनकी हिस्ट्री रही है। मैं आपको 4-5 उदाहरण आज बताना चाहता हूं, होंगे शायद और भी। 2014 में जनरल इलेक्शन हुए और 7 फरवरी 2015 को दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हुए। 15 और 16 फरवरी 2015 को मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। तब भी एक बढ़ाएंगे नहीं, पर 7 फरवरी को चुनाव हुआ, 15 को और 16 को बढ़ा दिए थे। 2019 में फिर जनरल इलेक्शन हुए और आखिरी जो था वो 19 मई को पोलिंग थी, आपको याद हो तो। 20 मई को फिर पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में कहते रहे कुछ नहीं बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद वोट ली लोगों की, फिर बढ़ा दिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रांतों में चुनाव हुआ 10 मार्च 2022 को। 22 मार्च को फिर पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट बढ़ा दिए। इलेक्शन में यूपी में बोलते रहे कभी नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि मुफ्त सिलेंडर देंगे। उसके बाद फिर बढ़ा दिए। ये इस तरह से, और अब फिर जब चुनाव हुआ तो 15 मई को फिर रेट बढ़ा दिए और गैस सिलेंडर के रेट उससे पहले बढ़ा दिए थे। तो ये ऐसा ही लोगों के साथ करते हैं। हिंदुस्तान के लोगों को बीजेपी बेवकूफ समझती है, हम सबको, मुझे और आपको। वोट लेते हैं और रेट बढ़ा देते हैं, तब तक चुनाव में बोलते रहेंगे नहीं बढ़ाएंगे। और आखिरी पहलू है गैस से जुड़ा हुआ। मई 2014 में गैस सिलेंडर था 412 रुपए का। अब गैस सिलेंडर बढ़कर हो गया है 913 रुपए का दिल्ली में, और दूसरे शहरों में 1000 रुपए को भी क्रॉस कर चुका है। यानी 12 साल में, 11.5 साल में, 12 साल में 501 रुपए की बढ़ोतरी है। 121% गैस सिलेंडर का घर का रेट बढ़ गया है 12 साल में। एलपीजी का प्राइस कांग्रेस के समय था 880.5 पर एमटी। ये 13-14 का रेट है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। आज रेट है 542.5 पर एमटी मार्च 2026 में, क्योंकि हम वो सऊदी सीपी से कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान।
तो यानी $339 पर एमटी रेट भी गिर गया गैस का, पर गैस की कीमत 121% हिंदुस्तान में बढ़ गई। 2014 में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर जो 19 किलो का है वो था 1541 रुपए का, आज वो है 3071 रुपया 50 पैसे का। आज लोगों के लिए घर से बाहर खाना खाना मुश्किल है और रेडी वाले, खोमचे वाले, रेस्टोरेंट वाले, हलवाई, उनके लिए खाना और मिठाई या और चीजें बनाकर बेचना मुश्किल है। और 5 केजी का छोटू सिलेंडर हमारी बहनों के लिए लेकर आए थे, 261 रुपया प्रति गैस सिलेंडर उसका बढ़ा दिया है। तो ये 43 लाख करोड़ की, जो कहते हैं कि नहीं ऑयल कंपनीज को नुकसान हो रहा है, तो भैया 43 लाख करोड़ भी तो आप ही ने कमाया है, उसमें से दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा, एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मैंने ये उनका साल दर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करके उनकी ओरिजिनल कागज आपको भेज रहा हूं। 43 लाख करोड़ आता है 2025 तक। तो अगर आपको 20-30 हजार करोड़ का आज नुकसान हो रहा है, तो आपने 43 लाख करोड़ जो कमाया है वो दे दीजिए हमें वापस। हमारे को अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन ही लौटा दीजिए, इतने से भी काम चला लेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा, कुछ विलंब जरूर हुआ क्योंकि 2 विषय थे। पेट्रोल डीजल पे ही बात कर लेते हैं सुरजेवाला जी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि करीब 1 लाख करोड़ का एक तिमाही में जो घाटा है वो पेट्रोल डीजल पे होगा। बहुत ज्यादा प्रेशर था, इसलिए कम कीमत बढ़ाई है। मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज भी वो कितनी एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा कर रहे हैं? तो 10 रुपया छोड़ दें। 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी तो भारत सरकार अपनी जेब में ही डाल रही है ना। 27 मार्च 2026 का रेट कम करने के बाद भी पेट्रोल पे तो अभी भी 10 रुपया है ना, छोड़ दो। और दूसरा सवाल यह पूछना चाहूंगा, आप रशिया से सस्ता ऑयल क्यों नहीं खरीद रहे? इसका जवाब भी दे दो। रशिया से सस्ते ऑयल के टैंकर यहां आते हैं, यहां से बोलते हैं भाग जाओ, नहीं चाहिए सस्ता, हमें तो महंगा खरीदना है, वेनेजुएला से लाएंगे। भैया जो चीज ये पड़ोस में बैठे हैं मेरे, ये चीज दे सकते हैं, इनसे मैं सस्ती नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं तो अफगानिस्तान जाऊंगा, वहां से लेकर आऊंगा। क्यों? 2 बड़े सीधे सवालों का जवाब दे दें। रणदीप जी, अगर वैश्विक ऊर्जा संकट की बात करें, यह फरवरी से जारी था, तब सरकार कहती थी स्थिति काबू में है, और जैसे चुनाव खत्म, सरकार कहती ये मत खरीदिए, वो मत करिए। अब संयमित रहने के लिए सरकार क्या चुनाव का इंतजार कर रही थी? दूसरा सवाल ये है कि सोना भारत में लग्जरी नहीं बल्कि बचत और शादी में संकट समय पैसा जुटाने का साधन है। तो ऐसा करके सरकार एक सामाजिक, घरेलू और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। पहली बात, ऐसा लगता है हिंदुस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान के 144 करोड़ लोगों को राम भरोसे छोड़ दिया है। हमारे यहां कहते हैं हरियाणा में खड़ी बोली की उत्तर भारत की यह है कि भगवान भरोसे छोड़ दो किसी को। तो ये उस पर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कि कैसे यहाँ पर जब आप क्रूड ऑयल सस्ता ले रहे हैं तो कंपनियों को फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए कीमत कम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो आप उसको जनता के ऊपर डाल दे रहे हैं, और ये सारा काम चुनाव के बाद और हर बार ये कर रहे हैं अमलेदु जी। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा था कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो बढ़ाएंगे, क्योंकि ये पैटर्न है उनका काम करने का। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, उनका पैटर्न है काम करने का, और इसीलिए बढ़ाया। और राहुल गांधी का दावा जो है वो सच भी किया, हालांकि तुरंत नहीं किया, लेकिन चूंकि राहुल गांधी कह दिया, अगर राहुल गांधी नहीं कहते तो 29 अप्रैल की शाम को ही दाम बढ़ जाते जी। लेकिन वो थोड़ा रोक के रखा गया। उसके बाद फिर अब जो है वो पूछ रहे हैं जो मनोज झा कि भाई 11 दिन की मोहलत आपने क्यों दे दी? इसको भी सवाल है, 11 दिन की मोहलत आपने क्यों दी? तो बड़ा थैंकफुल। हाँ, थैंकफुल है क्या? हाँ, सबको होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब समझिए, लेकिन जो अडानी को लेकर जो खबर आई है उसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है, और कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत,
उन्होंने कहा है कि भाई ये जो केस चल रहा है कि अब समझ में आया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका के सामने इतने नतमस्तक क्यों हैं और उन्होंने अमेरिका के साथ इतनी एक तरफा डील क्यों की। बिल्कुल, तो यहाँ पर वो अब अमेरिका का जो न्याय विभाग है यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो अडानी के खिलाफ जो धोखाधड़ी के मामले हैं उनको बंद कर देगा। बंद क्यों कर देगा? कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि यही डील करने तो प्रधानमंत्री गए थे और जो ट्रेड डील की है उस ट्रेड डील में ये डील हुई थी कि अडानी के खिलाफ केस खत्म कर दिए जाएंगे, भले ही ट्रेड डील जो भारत के तमाम व्यापारी के हित हैं उनको बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला हो। सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अडानी पर जो फ्रॉड का केस चल रहा है वो खत्म हो सकता है। अडानी के नए वकील हैं रॉबर्ट जोसेफ ग्रीफा और उन्होंने अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट को कहा है कि अगर वो अडानी का केस खत्म करते हैं, उनके खिलाफ आरोपों को ड्रॉप करते हैं तो अडानी वहां पर कुछ निवेश करेंगे, नौकरियां बनाएंगे वगैरह वगैरह। एक तरह से घूस ऑफर करी गई है क्विड प्रो को, आप हमें रिलीफ दीजिए, हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन कमाल की बात और कितनी बड़ी विडंबना यह है कि अडानी के ऊपर जो केस अमेरिका में चल रहा है वो क्या है? वो ये है कि अडानी ने हिंदुस्तान में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अधिकारियों को घूस दी करीब $250 मिलियन की, और यह पैसा अमेरिका के निवेशकों का था। तो अमेरिका में हिंदुस्तान पर घूस देने के लिए केस चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी किसी को चिंता नहीं है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जांच नहीं, कोई आरोप नहीं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं है कि इतना बड़ा फ्रॉड का मामला सामने आया है। लेकिन इससे कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं, क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने नतमस्तक क्यों हैं। अब समझ में आ रहा है कि ट्रंप की इतनी खरी खरी खोटी बातें सुनने के बावजूद मोदी क्यों चुप रहते हैं। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इस तरह की एक तरफा यूएस ट्रेड डील क्यों की जिससे कि हमारे किसान और हमारे उद्योग तबाह हो जाएंगे। अब समझ में आ रहा है कि 50% टैरिफ लगने के बाद भी नरेंद्र मोदी के मुंह से चूं क्यों नहीं निकली। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के सामने समर्पित गिरवी क्यों रख दिया। अब समझ में आ रहा है कि जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर हावी थी तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर क्यों किया। अब समझ में आ रहा है जब अमेरिका हमारे लोगों को बेड़ियां डालकर, हथकड़ियां लगाकर अपने देश से खदेड़ता है तो नरेंद्र मोदी चुप क्यों रहे। अब समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की कठपुतली क्यों बने हुए इस तरह से सरेंडर क्यों कर दिया है। क्योंकि असलियत यह है कि अमेरिका के पास एप्स्टीन की फाइल है, सारा कच्चा चिट्ठा है, और अमेरिका की मुट्ठी में अडानी की गर्दन है। तो जो सारी कवायद है वो सच को छिपाने की और मित्र अडानी को बचाने की है। देश भाड़ में जाता है तो जाए, इस कदर कॉम्प्रोमाइज्ड इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये मामला ये था यहाँ पर किस तरीके से रिश्वत दी गई सोलर प्लांट्स लगाने की और उससे के जरिए वहाँ पर इनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन यहाँ कोई सांस नहीं ली जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं है। पर ये इतना बड़ा मामला है, ये अरबों खरबों डॉलर का, और वो डील करके महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी के लिए पूरे देश के हितों को एक तरीके से कहा जाए तो वो बिल्कुल ताक पर रख दिया गया अमलेंदु जी। और यहाँ पर ये डील कर लिए कि हम ट्रेड डील करेंगे, बदले में आप अडानी के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं आप उनको वापस ले लीजिए। हाँ, अडानी के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको वापस ले लीजिए और इसके बदले में हम यहाँ निवेश करेंगे और यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। अब इससे ये समझ में आता है कि जब वहाँ पर दूसरे देशों में इस तरह से पूरा एक आत्मसम्मान और देश का सम्मान, सार्वभौमिकता, अपनी संप्रभुता सब आप वहाँ पर एक तरीके से उसको इग्नोर करके वहाँ अडानी के खिलाफ जो केस चल रहे हैं उनको हटवा सकते हैं, तो यहाँ फिर फायदा पहुंचाने में आप क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, यहाँ आप क्या नहीं कर सकते। और इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि आपने ये स्वीकार कर लिया कि वहाँ मुकदमा चल रहा है, उसमें आप फंसे हुए हैं। अभी तक तो ये कहा ही नहीं आया था, अभी तो ये कहा आया था ये सब देशद्रोही हैं और ये सब बातें कर रहे हैं। तो अगर आपका वकील वहाँ जाकर इस तरह की बात कर रहा है कि भाई हम यहाँ जो है आप वापस ले लीजिए, हम यहाँ निवेश करेंगे, इसका मतलब साफ है कि आप जो हैं वहाँ फंसे हुए हैं, ये आपने स्वीकार कर लिया। तो इसको तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि अडानी जी फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो इसीलिए कंप्रोमाइज हैं, अब ये साबित हो गया। तो राहुल गांधी की बात पे प्रधानमंत्री मोहर लगाते हुए नजर भी आते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर कि ये साबित हो गया है कि वहाँ पर उनके लिए कर रहे हैं और उनकी वजह से अगर देश के हितों से भी समझौता करना पड़े तो प्रधानमंत्री पीछे नहीं हटेंगे और वो काम वहाँ अमेरिका में करके आ गए हैं। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, अभी तो इस पर और भी राजनीतिक जो टिप्पणियाँ आएंगी, राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ आएंगी, लेकिन ये बड़ा मामला है कि किस तरह से अडानी को बचाने के लिए वहाँ पर डील की गई है, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का है। और इधर कि प्रधानमंत्री को या सरकार को कोई चिंता नहीं है, तो इसके पीछे अब एक बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है और वो बड़ी वजह है कि चुनाव आयोग की भूमिका। चुनाव आयोग जो कुछ कह रहा है उससे न तो देश की जनता की नाराजगी का कोई असर होने वाला है, न ही लोगों की नाराजगी का असर होने वाला है, क्योंकि चुनाव में हारने की चिंता खत्म करने का काम कर रहा है चुनाव आयोग बीजेपी के लिए। और वो ऐसे कि वहां पर अब पूरे देश भर में एसआईआर करवाया जाएगा। 16 और राज्यों में एसआईआर की घोषणा हो गई है। जिन राज्यों में एसआईआर करवाया है चुनाव आयोग ने, वहां चुनाव हुए हैं, वहां साफ पता लग गया है कि इसके पीछे मकसद चुनाव आयोग का क्या था। और अब जिन राज्यों में 16 अन्य राज्यों में कराने की घोषणा की गई है, वहाँ भी इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं रविदास मेहरोत्रा, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं एसआईआर को लेकर और क्यों इस एसआईआर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। क्योंकि अब एक बड़ा कारण यही है अमलेंदु जी, अन्यथा पेट्रोल डीजल के आप दाम बढ़ा दें, नीट की परीक्षा बार बार कैंसिल हो, वो पेपर लीक हो, परीक्षा कैंसिल हो, फिर बच्चे इम्तहान दें, इतनी नाराजगी का डर तो कोई सरकार ऐसा नहीं होगा कि उसको डर न रहे। बिल्कुल 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 समझिए, डर इसलिए नहीं है कि ज्ञानेश कुमार बैठे हुए हैं तो काम इंतजाम होता रहेगा। अब बिहार में भी सरकार बनवा दी और बंगाल में भी बनवा दी, असम में भी बनवा दी, वो तो तमिलनाडु में चूंकि वो स्थान ही बनना, वहाँ भी बनवा देते। जरा भी संभावना होती तमिलनाडु केरल में तो वहाँ भी बनवा देते। तमिलनाडु तो एक विधायक के बदौलत सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे, पूरी कर रहे थे, 10 दिन तक रोके रखा कि एक विधायक को ही जो मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये सब हुआ देखने को, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण मसला और एसआईआर की वजह से ये सामने आ रहा है। और समीर जी, एसआईआर को जो आदेश देने वाला व्यक्ति है उसकी नियुक्ति का मामला ही सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है कि ज्ञानेश कुमार रहेंगे या जाएंगे। और ज्ञानेश कुमार जाएंगे अगर वो कानून रद्द होता है वो भी, और उस कानून के तहत जो ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है वो भी गैर कानूनी है, मतलब एक गैर कानूनी कानून के तहत जो नियुक्ति हुई वो भी गैर कानूनी है। तो मतलब ज्ञानेश कुमार को तो जाना ही जाना है, इतनी चीज़ तो समझ में आ ही रही है। तो अब आगे क्या होता है ये देखा जाएगा। हालांकि ज्ञानेश कुमार का उत्तराधिकारी जो है वो तैयार कर दिया गया है, मनोज कुमार अग्रवाल जो तैयार कर दिए गए हैं पश्चिम बंगाल से, बंगाल वाले। तो आप देखिएगा कि अगर ज्ञानेश कुमार जाएंगे तो उनको ही लेकर आया जाएगा। उनके पास अनुभव भी है, उनके पास अनुभव भी है, ज्ञानेश कुमार के पास तो अनुभव भी नहीं था, तो उनके खिलाफ तो ये मामला जाएगा भी नहीं। उनके पास तो अनुभव भी है। बहरहाल एसआईआर को लेकर क्या आशंकाएं हैं, क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा, सुनते हैं उनको। निर्वाचन आयोग 30 मई से तीसरे चरण की एसआईआर की शुरुआत करेगा, जिसमें 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। 30 मई से देश के 16 राज्यों में और 3 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वहां पर एसआईआर लागू होगी। जो वहां पर जनता है उनके बड़े पैमाने पर भाजपा नाम काटवाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिल करके पीडीए समाज का वोट कटवाना चाहती है। हम लोग ये चाहते हैं जितने मतदाता हैं उन सबका नाम वोटर लिस्ट में हो, किसी का नाम भी काटने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 1,89,00,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का काम हुआ है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इसको एसआईआर को लेकर आशंकाएं और कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा की पीडीए का जो वोटर है, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, उनके वोटर काटने की, उनके नाम मतदाता सूची से गायब करने की साजिश है और ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल सबसे ज़्यादा इस समय अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के बाद अमलेंदु जी वहाँ चुनाव जीतने के बाद और चुनाव आयोग के एक तरीके से कह लीजिए कि उनके प्रयासों से अब पूरी निगाहें पंजाब पर है। एसआईआर भी हो रही है और वहाँ भी इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। बिल्कुल समीर जी, वहाँ भी चिंता जताई जा रही है और यही कहा जा रहा है कि एसआईआर के जरिए जो खेल किया गया बंगाल में, वही खेल पंजाब में भी करके पंजाब में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
अब पंजाब में भी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो बंगाल में भी बना लिया या पंजाब में भी बनाया जाएगा, तो अब ये कहा जा रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि पंजाब के चुनाव से पहले जो है ज्ञानेश कुमार का क्या होता है और चुनाव का क्या होता है, ये देखा जाएगा। और SIR पर क्या फैसला आता है, ये भी सवाल है। लेकिन इतना समझा जा सकता है कि अब जो तैयारियां चल रही हैं वो पंजाब को ध्यान में रखकर अब की जा रही हैं। ये तो समझ में आता है। हरपाल सिंह चीमा है, पंजाब के मंत्री हैं, और वो क्या कह रहे हैं SIR को लेकर, किस तरह की आशंकाएं हैं, बीजेपी क्या करना चाह रही है चुनाव आयोग की मदद से, चुनाव आयोग के की सहायता से, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुन लेते हैं। देखिए, SIR की जो एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पंजाब में कर रहा है, इसके साथ वो भारतीय जनता पार्टी का एक टूल बन के पंजाब में पहुंच रहा है कि कैसे लोगों की वोट जो है उसको काटना है, उसकी वोट को खत्म करना है। ऐसा षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ पंजाबियों के खिलाफ रच रही है। सो जो भारतीय जनता पार्टी का एंटी पंजाब चेहरा है अब 3 करोड़ पंजाबियों के सामने नंगा हो चुका है। ये पंजाब के लोगों की वोट काट के पंजाब में राज करना चाहते हैं और पंजाब में सत्ता हासिल करके ये पंजाब के पानियों पे डाका डालेंगे, क्योंकि बिल्कुल जब पहले पानियों का इशू आया था, कैसे हरियाणा ने, कैसे भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के लोगों ने देखा कि उस पर डाका डालने की कोशिश करी, पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार सरदार भगवंत सिंह मान ने उस इनके डाके को फेल कर दिया। और इसके अलावा हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को छीनना चाहते हैं, हमारी जो कैपिटल है चंडीगढ़ उसको छीनना चाहते हैं। ये 3 करोड़ पंजाबी जो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो SIR को लेकर किस तरीके की आशंका है? पंजाब में भी बीजेपी वहां अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि कहा तो ये जा रहा है अमलेंदु जी कि अभी चुनाव के बाद, हालांकि अब अगले ही साल वहां पर चुनाव है, लेकिन उससे पहले भी बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पर बना सकती है, इसकी आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। और राज्यसभा के सारे सांसद तो अपनी तरफ लगभग कर ही लिए, उन्होंने लगभग कर ही लिए, और विधायकों को तोड़ने की कोशिशें भी चल रही हैं, मंत्रियों को भी तोड़ने की कोशिश चल रही है। जो नहीं जा रहा है, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो ये देखने को आ रहा है समीर जी। तो ये अब वहाँ पंजाब निशाने पर है, ये साफ तौर पर तो समझा जा सकता है। जी बिल्कुल, पंजाब निशाने पर है, लेकिन SIR को लेकर केवल पंजाब ही नहीं, जहां जहां भी हो रहा है सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। और SIR की पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में भी उस पर सुनवाई हो रही है। बहुत सारी दलीलें वहां पर दी गई हैं, चुनाव आयोग की नियुक्ति तक को, उस कानून तक को चुनौती दी गई है, जिस पर बहस हो रही है, कल भी हम लोगों ने की थी। लेकिन चुनाव आयोग इन सब को दरकिनार करते हुए अपने काम वो पूरे करता जा रहा है, चाहे SIR से संबंधित हो और चाहे चुनाव कराने से संबंधित हो। राशिद अलवी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो क्या कह रहे हैं SIR को लेकर? चूंकि अब अगले साल चुनाव जिन राज्यों में है वहां अब और भी ज्यादा इसको लेकर बेचैनी है। उनमें से उत्तर प्रदेश भी राज्य है और पंजाब भी राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं। तो राशिद अलवी हैं कांग्रेस के नेता, SIR को लेकर क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। देखिए, ये बात तो हम शुरू से जानते थे। SIR NRC का दूसरा रूप है, पूरे देश में होगा, हर प्रांत में होगा। बंगाल के अंदर लाखों वोट काटे गए, यूपी के अंदर करोड़ों काटे गए, कहा गया कि ये सारे के सारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। आखिर पता तो चले कि भारत के अंदर कितनी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 25% आबादी बांग्लादेश से आई हुई है और वो अभी भी यहीं रह रही है। आपने कितने लोगों को बांग्लादेश भेजा? भारत सरकार ने कितनी बार बांग्लादेश की सरकार से बात की कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स आप वापस लीजिए? आपने तो बांग्लादेश से कभी भी बात नहीं की है। ये उन लोगों के वोट काटे जाते हैं जिनके बारे में ये उम्मीद की जाती कि ये विपक्ष को वोट देंगे, और उसमें बड़ी तादाद के अंदर मुसलमानों का वोट काटा जाता है। यही काम फिर दोबारा शुरू होगा। 35-36 करोड़ वोटर्स, जो करीब करीब 1/4 हैं पूरे हिंदुस्तान के, 1/4 से भी ज़्यादा हैं, उनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जिनको बीजेपी समझती है कि ये अपोजिशन को वोट डालेंगे, बीजेपी को नहीं डालेंगे, और वो सब के सब इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाएंगे।
तो यहाँ SIR के जरिए क्या किया जा रहा है, ये एक साजिश है जो कह रहे हैं राशिद अल्वी की, खास तौर पर वहाँ अल्पसंख्यकों के वोटों को काटने की एक साजिश है और वो हर जगह पर किया जा रहा है। लेकिन वही रविदास मेहरोत्रा कह रहे थे कि ये PD अल्पसंख्यकों के अलावा पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों के भी इसमें नाम काटे जा रहे हैं। तो अब इन सब को एक किनारे रखते हुए चुनाव आयोग बिल्कुल अपनी रफ्तार से ये सारे काम करता जा रहा है। सारे मामलों की सुनवाई भले ही सुप्रीम कोर्ट में हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से सरकार अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि ये अभी शुरुआत है, अभी और बढ़ोतरी होगी, उससे महंगाई कहां पहुंचेगी अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रधानमंत्री अभी एक हफ्ते बाहर रहेंगे, विदेश में रहेंगे, उसके बाद आएंगे। लोगों से अपील की है कि आप लोग 1 साल तक, अगर आप जाना भी चाह रहे हो, आपके पास पैसा भी है, फिर भी आप 1 साल तक विदेश यात्रा मत करिए। लेकिन प्रधानमंत्री चले गए हैं, तो अब देखते हैं क्या कुछ असर आगे इन सब पर पड़ता है। बने रहिए आप DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।